आपकी एनजीओ का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो हमारा मिशन प्लान, आप अपने मिशन को एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एम्पावरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। महाराष्ट्र में सबसे अर्जेंट सोशल इश्यू क्या देख रहे हैं आप आपकी नजर में एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस एनजीओ? ह्यूमैनिटी। आपका प्राइमरी गोल रूरल में है या अर्बन में है? दोनों तरफ है, लेकिन माइनॉरिटीज का देखा जाए तो पॉपुलेशन अर्बन में ज्यादा है। एज ए प्रेसिडेंट मोस्ट रिवॉर्डिंग क्या लगता है आपको? तो कोई भी तंजीम का जो गोल होता है वो एक वन टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन होती है। राइट राइट। और रिवॉल्यूशन के लिए हम डेडिकेटेड चाहिए। कौन सा आपका फेवरेट डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में काम करने के लिए? ये बहुत चैलेंजिंग काम है। Hey, welcome back to my channel once again. This is Sheikh Yasin, Certified Independent Director from Indian Institute of Corporate Affairs, Government of India, Ministry of Corporate Affairs. Award-winning business coach, franchisee consultant, international corporate trainer, motivational speaker and podcaster. आज मेरे A to B पॉडकास्ट के दौरान मैं आज महाराष्ट्र की बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी जाकिर शिकलकर, जो महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम चलाते हैं पूरे महाराष्ट्र में, बहुत ही ज़्यादा उनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस एनजीओ को चलाने में। आज वो अपने मिशन पे निकले हुए हैं। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया था 2018 में। आज 2025 में काफ़ी सारे उन्होंने प्रोग्राम किए हुए महाराष्ट्र में। बहुत सारे एनजीओ को जोड़ने का काम किया है, बहुत सारे लोगों को जोड़ने का काम किया है। उनका मिशन एक ही था कि माइनॉरिटी कम्युनिटी का डेवलपमेंट कैसे हो। इस तरह से उन्होंने अपनी 15 कलमी योजनाएं भी बनाई हुई है और वो कंटिन्यूसली हर साल 18 दिसंबर को माइनॉरिटी डे मनाते हैं, जहाँ पे वो हर साल पूरे महाराष्ट्र का हर जिले में जाकर वहाँ पे कॉन्फ्रेंस लेते हैं, मीटिंग लेते हैं और जिलाधिकारी को निवेदन भी देते हैं महाराष्ट्र माइनॉरिटी के प्रोग्राम के बारे में और माइनॉरिटी की जो प्रॉब्लम्स है, माइनॉरिटी की जो इश्यूज है, तो हर जिले के हिसाब से वो अपना एक एजेंडा बनाते हैं और जिलाधिकारी को निवेदन देते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आप जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो एक बहुत ही महा मिशन लेके चले हुए अपने महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के थ्रू आज मैं अपने पॉडकास्ट में उनको फीचर कर रहा हूँ और इस पॉडकास्ट के दौरान मैं उनको काफ़ी सारे सवाल पूछूंगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पूछूंगा। आज का पॉडकास्ट लेने का मकसद मेरा यही है कि बहुत सारे एनजीओ आज इंडिया में काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन हर एनजीओ का एक अपना पर्पस है, हर एनजीओ का एक अपना इनिशिएटिव है। और ये पॉडकास्ट में जाकिर भाई के मिशन क्या है, विजन क्या है, उनका इनिशिएटिव कैसे काम कर रहा है और ओवरऑल उनका ऑब्जेक्टिव क्या है ये एनजीओ चलाने के बारे में, इस बारे में मैं बात करूंगा। तो मैं बहुत ही तहे दिल से यहाँ पे महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के जो प्रेसिडेंट है जाकिर शिकलकर, उनको यहाँ पे मैं अपने पॉडकास्ट में बुलाता हूँ। जाकिर साहब, आज जैसे मैं आपको पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया था, आपने फौरन से हाँ बोल दिया है। तो इस पॉडकास्ट में मैं आप जो मिशन लेके चल रहे हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है, जो आप अभी तक किए हुए हैं, 2008 में आपने इसकी फाउंडेशन रखी थी और काफ़ी सारे आपने इनिशिएटिव लिए, काफ़ी सारे आपने प्रोग्राम्स किए थ्रू आउट महाराष्ट्र। आपके अच्छे खासे दौरे होते हैं हर साल पूरे महाराष्ट्र में और बहुत सारे आप प्रोग्राम करते रहते हैं, जहाँ पे आपका मकसद ये है कि कम्युनिटी को जोड़ना है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को जोड़ना है, उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशंस कैसे आप लेना है, कोई भी मिनिस्टर से बोलो, गवर्नमेंट से बोलो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से। तो आज इस पॉडकास्ट के दौरान मैं ये जानना चाहता हूँ जाकिर साहब, कुछ आप अपने बारे में पहले बताइए। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आपका मकसद क्या है एनजीओ के थ्रू? जी सर, मैं आपका सबसे पहले यासीन शेख साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने आपके पॉडकास्ट में मुझे बुलाया और कुछ बातें रखने का मौका दिया। मैं जाकिर शिकलकर, मेरा बर्थ जो है 1970 का है। मेरा गांव जो है सातारा जिले के एक बहुत छोटे से देहात में है, जिसका नाम है जामुनडेवली, तालुका पाटन, जिला सातारा। बहुत छोटी बस्ती है, हालांकि 150 ही घर है और वहाँ सिर्फ मुस्लिम के 8-10 ही घर है। और मैं वहाँ से मराठी मीडियम से मेरा प्राइमरी एजुकेशन लिया। सेकेंड एजुकेशन मेरा वहाँ से 3 किलोमीटर ढेबेवड़ी नाम का गाँव है, वहाँ पर हाई स्कूल में मराठी मीडियम से हुआ जी। उसके बाद में मैंने डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वारनानगर डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर से किया जी। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में सेल्स, मार्केटिंग, परचेज, सर्विस, ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारी में इंजीनियरिंग में मैं काम किया। और मेरा इंजीनियरिंग का जो कोर कंसेप्ट रहा जी, वो रहा पानी बिजली बचाना। अच्छा। और पानी बिजली बचाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में कैसा होगा, इसके लिए ऐसे इंडस्ट्री में मैंने काम किया। ये तो आपका पर्सनल हो गया था कि भाई अभी आप
आप हमारे को आपके महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजी फोरम के बारे में कुछ बताइए। अभी देखो ये जो सिलसिला जो है, मैं 89 को मैं पास आउट हुआ डिप्लोमा इंजीनियरिंग जी। से। उसके बाद में जॉब के लिए देहात में तो जॉब नहीं है। उसके बाद में पुणे में मैं कुछ दिन जॉब किया और सांगली में मेरा ज़्यादातर जॉब का और कारोबार का सिलसिला रहा। जी। हालांकि मैं प्राइवेट ही जॉब किया, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, लेकिन बीच में 1 साल मैं गवर्नमेंट का MSCB में अप्रेंटिसशिप भी किया था। ओके। और ये करते करते मेरा जो ज़्यादातर हेडक्वार्टर रहा वो सांगली रहा। अच्छा। और सांगली में बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, सांगली मिरज में, वहाँ से मुस्लिम आमदार भी थे। और हमने देखा है करीब से थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी और इंजीनियरिंग या हायर एजुकेशन में क्या मामला हो रहा है। और ऐसे सिलसिले में मेरे गांव में 1998 में एक हमारे गांव में छोटी सी मस्जिद है, पुरानी मस्जिद थी, वो मस्जिद गिर गई। और मस्जिद गिरने से एक इंसिडेंस था। और दूसरा इंसिडेंस था कि 1998 में मेरे अब्बा का भी देहांत हुआ। और इसी वजह से मुझे गांव रहना पड़ा, क्योंकि गांव खड़े में क्या होता है कि मैं ही बड़ा बेटा था। जी। बड़ा बेटा हूँ, तो गांव में बहुत सारे लोग हैं ना, 1 महीना 2 महीने तक मिलने आते हैं। जी जी, है ना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब घर के बड़े पर आ जाती है। जिम्मेदारी थी, तो मुझे गांव में ही रुकना पड़ा। तो उसी दौरान मैं मेरे कारोबार के लिए आता जाता, लेकिन गांव ही रहा। और वो रोजाना मस्जिद का गिरा हुआ हाल देखते हुए हमने सोचा कि इस मस्जिद को तामीर करें, फिर से दोबारा शहीद करके उसको दोबारा तामीर करें। और इस तामीरी सिलसिले में मैं मेरा काम शुरू किया। हालांकि मैं उस गांव की उस मस्जिद का ट्रस्टी भी नहीं हूँ, एक वेल विशर, एक गांव का एक जिम्मेदार हस्ती बोलकर जी। और कहा जाता है, मैंने बहुत बार सुना है बड़े बड़े लेक्चरों में इसमें कि हम लोग समाज का कुछ देना है, राइट, समाज के हमको कुछ तो रिटर्न देना चाहिए जी। तो इसके हिसाब से मैंने वो इरादा किया कि मैं इस मस्जिद के तामीर में काम करूं। हालांकि ट्रस्टियों ने भी कुछ ऑब्जेक्शन ना लेते हुए मेरे हाथ में कमान ले दी। दैट ट्रिगर्स मतलब वहां से आपको ट्रिगर मिला हाँ। कि भी समाज के लिए हमको कुछ तो देना है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती बनती। तो वहां से आपने इसका इनिशिएटिव लिया। इसका इनिशिएटिव मस्जिद के लिए इनिशिएटिव लिया जी। और मस्जिद का मैं चंदे के लिए बहुत गाँव घूमता रहा, बहुत सारे 2-3 डिस्ट्रिक्ट में घूमता रहा। फिर अलग अलग इश्यूज थे कि हमारी कम्युनिटी का डोनेशन देने का रवैया क्या है, अच्छा, किसको देता है, कौन लीड कर रहा है, उसका पैटर्न कैसा है, उसका पैटर्न कैसा है, वो थोड़ा सा मामला मुझे सीखने मिला और सोशल वर्क में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। और इसी दौरान एक मूवमेंट चल रही थी कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट से, हिंदी हम हिंदुस्तान हमारे नाम की एक मूवमेंट चल रही थी जी। वो मूवमेंट थी कि मुसलमानों का एजुकेशन में परसेंटेज बढ़े और मुसलमानों के माइनॉरिटी के राइट्स क्या है, संविधान ने क्या राइट्स दिए जी, वो राइट की भी जानकारी हो, ताकि हमें हमारे समाज की तरक्की में हमें हक मालूम नहीं है तो हम लोग लड़ नहीं सकते। बेशक कानूनन लड़ना हमारे लिए मुश्किल होता है और फिर बेगुनाह भी अटक हो जाती है। ऐसे बहुत सारी हाँ, तो आपने को अपना मतलब जो लोकशाही में हक मिलना चाहिए तो उसकी हमारे को जानी रहना जरूरी है, हमारा हक क्या है और हम कैसे लेना चाहिए। तो आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें वो प्लेटफॉर्म था इंडिया हिंदुस्तान मूवमेंट थी। उस मूवमेंट में मैंने काफी साल काम भी किया है। उस मूवमेंट में मुझे एक शख्स ने, मुझे हमारे साथी है पाटन से, फैयाज शेख इंजीनियर साहब है, तो उनके पास हम लोग चंदे के लिए गए। तो वो बोले इंजीनियर भी है आप, तो ऐसा काम कर रहे थे, तो जिम्मेदारी है, तो समाज की जिम्मेदारी जितनी समझ उतनी उठानी चाहिए। और ये करते करते उन्होंने मुझे बोला कि ये काम एक अच्छा है और इस मूवमेंट में आप जुड़ जाओ। और इस मूवमेंट के लोगों ने भी मुझे फॉलो किया कि बीइंग एन इंजीनियर और एजुकेटेड है और ऑलरेडी मैं घूमता हूँ 4-5 डिस्ट्रिक्ट, मेरा मार्केटिंग में घूमना भी था, तो लोगों से कनेक्ट होने का भी मुझे ऑटोमेटिक मौका था। तो खुद के पैसे से जाना मुश्किल था, उसमें से वो तंजीम में मैं जुड़ गया। और बेसिकली एजुकेशन में, कारोबार में हमारे समाज के हालात क्या है, फिर हमारे रहने के स्टेटस क्या है जी। उसी दौरान सच्चर कमेटी का भी रिपोर्ट आया जी। उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत जद्दोजहद उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मैंने किया हो, उसमें मैं सीनियर टीम में भी था। लेकिन उसमें हमारा एक मिशन था कि एक मुसलमानों की यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में कायम हो, और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का आगाज भी उस मूवमेंट का था। अच्छा। उस लाइन से भी हमने बहुत सारे मीटिंग्स किए, मूवमेंट किए, छोटी छोटी मीटिंग किए, बड़े बड़े मीटिंग किए, लेकिन समाज परिवर्तन होने को तैयार नहीं है। अच्छा। और उसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स थे। अच्छा। तो लूपहोल्स को जानते हुए फिर मैंने सोचा कि ये हमें और भी अलग तरीके से करना चाहिए। अच्छा। मेरा क्वेश्चन ये था जाकिर साहब कि आपको कौन सी चीज ऐसी मतलब ट्रिगर की कि भी हाँ ठीक है, मस्जिद का काम आपके हाथ में है, मस्जिद के लिए आपने डोनेशन का काम शुरू किया, लेकिन सामाजिक काम करना है, सोशल जस्टिस करना है, ये कौन सी चीज आपको आकर्षित कर रही है कि हाँ मेरे को अभी आई नीड टू गिव समथिंग बैक टू माय कम्युनिटी। यस। तो ऐसा कौन सी एक चीज आप बताइए। एक जो बेसिक है ना, मेरे खुद का एग्जांपल भी है कि बीइंग एन क्लेवर स्टूडेंट, मेरिटेड स्टूडेंट, मुझे प्राइमरी का भी स्कॉलरशिप मिला है। अच्छा। सेकेंडरी का भी मुझे स्कॉलरशिप मिला है।
10th को भी मुझे अच्छे मार्क्स थे, अच्छा, भी इसके बावजूद भी मुझे गवर्नमेंट में डिप्लोमा के लिए एडमिशन नहीं मिला था। क्या रीजन था उसी नागिर का- साहब, वो रीजन आपको जो डिप्लोमा के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं वो मिला? एक ही रीजन था उसमें कि उसी वक्त एक डिजिटल एप्लीकेशन का पेज आया था, डिजिटल पेज आया था एप्लीकेशन में, डिजिटल ब्लॉक्स में उसमें मालूमात भरने की थी। हाँ। और वो मालूमात देने के लिए कोई रहबरी करने नहीं था। और वो शायद मुझे लगता है कि वो डिजिटल एप्लीकेशन जो है ना, उन्होंने बाकी एप्लीकेशन नहीं देखा था, सिर्फ सिंगल पेज का डिजिटल एप्लीकेशन जो हार्ड प्रिंट पे लिखना था जी। वही देखा गया, उसी में कहीं तो गलती हुई और मेरा गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। मतलब वही है कि भी आपको कोई Lack of knowledge। गाइडेंस नहीं मिला कि भी जहाँ पे Library आपको नहीं डिजिटल, मिला। हाँ, डिजिटल फॉर्म भरने के लिए आपको हेल्प कर सके। हाँ। तो दैट यू सेड लाइक नो, मैं इतना क्वालिफाइड होते हुए भी मेरे को डिजिटल फॉर्म भरने के लिए कोई गाइडेंस नहीं मिला, रेफर नहीं मिला। तो एक आपका एक पॉइंट हो सकता है कि भी चलो अभी आपको ये करना है कि भी मेरे को लोगों को एजुकेट करना है, जी। हायर एजुकेशन के लिए क्या प्रोसेस होती है, क्या Yes, yes। डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने सामाजिक संस्था में आए, राइट? जी। तो आपकी वचनबद्धता क्या है इस मिशन के लिए? आपने जो माइनॉरिटी महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम स्टार्ट किया, आपका कमिटमेंट क्या है इस सोशल इसका एक ही कमिटमेंट है कि अगर समाज की तरक्की होना है जी, तो इंडिविजुअल की तरक्की होना चाहिए। राइट, अगर मेरे रिश्तेदारों की, मेरे दोस्त अहबाबों की, मेरे गांव के लोगों की, तालुके के लोगों की अगर तरक्की नहीं होती है तो समाज की तरक्की कैसे होगी? राइट, तो समाज की तरक्की करने के लिए हमारे पास जो नॉलेज है, हमारे पास जो एसेट्स है जी, उसको लेकर समाज को हमें देना है, हाँ, वो जिम्मेदारी निभाना है। वो आपको जैसा वो फेमस है पता है ना, अगर आपको मुल्क की तरक्की करना है तो आपको अपने घर से स्टार्ट करना घर से स्टार्ट करना है। क्योंकि ये कैसे होता है, एक घर, एक फैमिली, एक समाज, एक कम्युनिटी, एक सिटी, एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट, फिर एक कंट्री होता है। Yes, तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। आपने बताया कि भी आपका कमिटमेंट क्या था एक सामाजिक काम को हाथ में लेने के लिए। इसके बाद में मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अभी आप ये जो एनजीओ फिल्म चला रहे हैं लास्ट 7 years आई बिलीव, तो आपका पहले साल का प्रोग्राम क्या था इसका? देखो, ये जो तंजीम का जो शुरुआत हुआ, हाँ। उसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है। मेरे ख्याल से 2017 में व्हाट्सएप मुझे मालूम हुआ, व्हाट्सएप को मैं जुड़ गए जी, और व्हाट्सएप शुरू हुआ और उसी वक्त ऐसा था कि ग्रुप्स बनाओ, राइट, कम्युनिटी ग्रुप्स बनाओ, उससे सोशल वेलफेयर करो, कारोबार बढ़ाओ। ऐसे कारोबार का इतना नहीं था, लेकिन सोशल के लिए व्हाट्सएप का बहुत इस्तेमाल होता था। तो उसी वक्त में मैं एक मुस्लिम एजुकेशनल फोरम नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया, 2017 में किया। उसके जरिए लोगों को, लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ता रहा। राइट, और जोड़ने के साथ में 2018 का पीरियड था, हाँ, 2018 की 15 अगस्त की, हाँ, और मैं घर में छुट्टी की वजह से कॉल भी नहीं कर पाता था, पर्सनल बिजनेस भी, 15 अगस्त को छुट्टी है, राइट, नेशनल हॉलिडे, नेशनल हॉलिडे। तो मैं घर बैठा था और मुझे एक आदत थी कि व्हाट्सएप पर रोजाना कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, जिससे हम लोग घर बैठे भी रहबरी कर सकें। जी, तो उसी दिन मैंने इस बात पर एक मैसेज डाला था कि हमारी कम्युनिटी का एजुकेशनल ड्रॉप आउट रेट बढ़ता क्यों है, अच्छा, या ज्यादा क्यों है, हाँ, हाँ, और उसके लिए हमने क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बीमारी क्या है, तकलीफ क्या है, इसका मेंशन करते हैं जी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारी माइंड से हम अगर सॉल्यूशन देने वाले बनेंगे और उस सॉल्यूशन पर भी काम करेंगे Right. तो ही बदलाव आएगा, नहीं तो ये खाली चर्चा का विषय। राइट, राइट, तो इसको लेकर मैंने ड्रॉप आउट का टॉपिक छेड़ा, उसके लिए क्या करना चाहिए उसका प्लान दिया, उसका एक्शन प्लान भी दिया। Right. उसके जरिए मैंने अपील किया लोगों को कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, हाँ। जो मेरे जैसे सोचने वाले लोग हैं, उन्होंने एक जगह इकट्ठा आना, चाहे महाराष्ट्र में कहीं भी प्लेस पे इकट्ठा आया, चाहे लोग 5 रहे, चाहे 20 रहे, चाहे 100 रहे, कहाँ पे तो स्टार्ट होना जरूरी है। कहीं तो स्टार्ट होना चाहिए। और सामाजिक कार्यकर्ता जो है, जिन्होंने स्टेट लेवल पर एक जगह आके डिस्कशन करना चाहिए और उसका स्टेट लेवल फोरम बनना चाहिए। मैंने उसको वहाँ अपील किया लोगों को, Right. और वो अपील ही क्लिक हुई और उसी का नतीजा 18 सितंबर को, 16 सितंबर 2018 को हम लोग पुणे में साथियों ने एक मीटिंग ली है, हाँ, और उस मीटिंग में हमें अनएक्सपेक्टेड 100+ लोगों ने साथ दिया। और ऑर्गेनाइज करने में भी यहाँ के पुणे के कुछ हमारे साथी है, उस Local लोग साथी। इस मैसेज से ही जुड़े हुए हैं। या इस टाइम एक इन्होंने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी का भी आगाज हुआ था जी। ऑलरेडी हम लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर काम कर रहे थे। तो नेक्स्ट फंडा मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला समझो कि अल्लाह ने, ईश्वर ने हमारे पास दिया, अच्छा, और हमें इनसे जुड़ना चाहिए। और वो सलीमुल्लाह नाम की शख्सियत है हाँ। पुणे की, उनको मैंने उनको ढूंढा, एक मुझे मीडिया में न्यूज मिली थी, अच्छा। उससे मैंने सलीमुल्लाह उनको सर्च किया, अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है कि वो वहाँ तक हम लोग पहुँचकर सलीमुल्लाह साहब ने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मीटिंग लेने को हमें यहाँ सपोर्ट किया।
क्योंकि वो ऑलरेडी इवेंट मैनेजमेंट में काम करते थे, उनके पास छोटा हॉल था, अच्छा। सब किचन का वगैरह सब इतना मतलब पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। पूरी फैसिलिटीज उन्होंने यहाँ पे पुणे के लोगों को लेकर अवेलेबल की। एंड व्हाई यू डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस फाउंडेशन फ्रॉम पुणे? नहीं, फाउंडेशन फ्रॉम पुणे से स्टार्ट करना ऐसा मकसद नहीं था। अच्छा। पहले भी टीम पुणे राइट लोग चाहिए थे आपको स्टार्ट? डायरेक्ट मिलने के लिए लोग चाहिए थे। हाँ। तो उस पर भी डिस्कशन हमारी हुई थी कि नागपुर में मिलेंगे, औरंगाबाद मिलेंगे, कुछ लोग बोले मुंबई मिलेंगे। अच्छा। तो महाराष्ट्र इतना बड़ा है हाँ, भौगोलिक से, right. है ना, हाँ। तो वो एक जगह जाना मुश्किल था। अच्छा। तो पुणे इज द सेंटर प्लेस, ऐसा सभी लोगों का सुझाव आया। Right. इसलिए पुणे में, हालांकि हमने ये भी सुझाव सोचा था कि चाहे हम लोग किसी गार्डन में बैठे, हाँ। सारसबाग यहाँ पर एक गार्डन है, बड़ी गार्डन है पुणे में, हमने सोचा किसी ने हॉल नहीं दिया, किसी ने बैठने की जगह नहीं दी, तो हम लोग गार्डन में बैठे। मतलब यू डिसाइडेड एट एनी कॉस्ट हमें काम शुरू करना। तो वही कहते हैं ना कि आपने जब डिसाइड कर दिया तो हाँ। अल्लाह ताला की, ईश्वर की मदद आपको ऑटोमेटिक आती रहती है। आती रहती है। और वो जो मामला है ना, हाँ। उसके पर बोलते हैं ना कि अपन जो भी अल्लाह को, ईश्वर को मानते हैं, उसी पर अपना भरोसा और यकीन होना चाहिए। बेशक। आज तक के सफर में वही मेरा फॉर्मूला है, वो कायम है कि बेशक अल्लाह पर यकीन है, ईमान है, और जो बात अपने को ये समझती है, विजुअलाइज होती है कि ऐसा होने से ऐसा ही होने वाला है। तो आपको आगे के मेरे पिक्चर में कई लोगों को आप मालूम भी करेंगे, तो कई लोगों को मैंने छोड़ा भी हूँ हाँ। और कई लोगों को पकड़ा भी, उनको छोड़ा भी नहीं हूँ। ये कारवां है। कारवां है, तो ये हमने मैंने कारवां आते जाते कुछ लोग जुड़ते रहेंगे, कुछ लेकिन लोग जुड़ते मिशन रहेंगे। को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मैंने नहीं हाँ, यही तो बताते हैं हम बिजनेस में भी, यही बताते हैं कि भी आप अपना गोल फिक्स करो, गोल फिक्स करो। आप स्ट्रैटेजी चेंज करो। हाँ। आप गोल मत चेंज करो, गोल मत change क्योंकि गोल हमेशा चेंज करते रहेंगे तो स्ट्रैटेजी भी काम नहीं Strategy भी आएगी। काम तो आपने अपना गोल फिक्स रखा और ये कारवां बनते गए, कुछ लोग जुड़ते गए, कुछ ज्यादा लोग जुड़ते गए। ज्यादा लोग जुड़ते हैं। जी। तो आप मेरे को बताइए जाकिर साहब, व्हाट आर द इम्पैक्टफुल प्रोग्राम्स एज ऑफ नाउ जो ये महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फॉरम चला रही है? इम्पैक्टफुल मतलब समाज पे उसका बहुत ज्यादा असर हो रहा है। उसका बहुत ज्यादा असर जो है ना, बेसिकली हमारी संस्था के नाम में ही है। जी। हमारी संस्था का नाम है, पहले महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फॉरम, ऐसी मूवमेंट हम लोग 2018 से चला है। राइट। और 2018 से मूवमेंट चलाया हमने, और 2022 में हमने इसको रजिस्टर किया। हाँ। तो ये मूवमेंट चलाते वक्त में जो है ना, हमारे नाम में ही माइनॉरिटी, अच्छा। मोस्ट ऑफ द मोस्ट मुसलमानों को हम लोग माइनॉरिटी है, सरकार के दायरे में हम लोग माइनॉरिटी है, पता ही नहीं है। हाँ। और इसके वजह से सरकार जो कुछ हमारे लिए स्कीम बनाती है, जो कुछ योजना बनाती है, जो कुछ बजट एलोकेट करती है, वो हमारे लोगों को समझता ही नहीं। राइट। हमारे लोगों और तक हमारे लोगों की जो भी लीडरशिप है, वो भी ये समझाने में थोड़ा असफल यानी रही। कि असर कर गई। हाँ। उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, राइट। और इसकी वजह हमने सोचा कि माइनॉरिटी यही मुद्दे को लेकर हमें सरकार में भी और समाज में भी जागरूक करना है, तो माइनॉरिटी वर्ड्स को लेकर चलना चाहिए। Right. और हमने हमारे मिशन 15 मिशन भी बनाए। ये 15 मिशन बनाने के पहले हमने क्या किए कि 2000 नेक्स्ट जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई 2018 में, तो हमने 3-4 जगह पर कॉन्फ्रेंसेस की। अच्छा। मुंबई, यहाँ से पुणे के बाद में मुंबई के कुछ लोग मेरे पर्सनल पहचान, उनको बुलाया था, जी। तो उन्होंने मुंबई में कॉन्फ्रेंस की। तो मुंबई में हमारा 24 नवंबर को कॉन्फ्रेंस हुआ था। अच्छा। अंजुमन कैंपस जो है सीएसटी में बहुत बड़ा कैंपस है, हाँ। वहाँ के लोगों ने इनिशिएटिव लिया, वहाँ अवेलेबल करके दिया। अंजुमन इस्लाम अंजुमन इस्लाम में कुछ लोगों ने डोनेशन दिया, कुछ लोगों ने खाने का इंतजाम किया। वहाँ पर भी सेकंड मीटिंग तुरंत 1 महीने के अंदर, 1-2 महीने के अंदर अच्छे से हो गई। फिर हमने सोचा कि इसको अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोगों को लेके जाना है। Right. फिर हमने दिसंबर में 8 दिसंबर को रत्नागिरी में मीटिंग किया। फिर हमने 24 दिसंबर को सातारा में लिया, 26 को पुणे में, 26 को सांगली में लिया। अच्छा। इतना हमने 2-4 डिस्ट्रिक्ट में हमारा कारवा बढ़ाना शुरू किया। Right. और उसके बाद में थोड़ा हर एक ये सब हर जिले में जाना, हर महीने प्रोग्राम अरेंज करना, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा, ये सब बहुत चीजें हाँ, लगती बहुत हैं। सारे आपको और हमने एक तय किया था कि हम लोग किसी से यानी कि पैसा नहीं मांगेंगे। जी। पहले हमारा मेंबर हो, पैसा दो, फिर वो पैसे हम लोग समाज सेवा करेंगे। Right. ये मुझे नहीं करना था, क्योंकि हर एक तंजीम आती है, मेंबरशिप मनोबल थी, पैसा मांगती, और वो पैसा मांगने के हिसाब से वो डूब जाते, Right. यानी बढ़ती नहीं। तो मैंने यहाँ पैसे को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। Right. मैंने सोचा कि मेरे पास जो पैसा है, वो जो मेरे पास अवेलेबल होगा, या सामने वाला जो अवेलेबल कराएगा, एक दूसरे के कोलैबोरेटिव मॉडल से हम लोगों को बढ़ना है, और कोलैबोरेशन से हमने बढ़े। और इसका नतीजा ऐसा हुआ कि अगस्त 24, 25, 26 अगस्त 2019 को ऐसी व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने 3 दिन का रेसिडेंशियल प्रोग्राम लगाया दापोली, कृषि विद्यापीठ दापोली में। वाह। तो मुंबई में जो लोग हमें मिले थे, उन्होंने ही बोला कि वो कोकण के थे, दापोली खेड़ के लोग थे। उन्होंने बोला सर हम आपको यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम अरेंज करते थे। यानी कि अल्लाह रास्ते खोलते गए। जी जी। और वो रास्ते खोलते खोलते ये सब कारवा बढ़ते गए। 3 दिन का प्रोग्राम लगाए, और आपको याद रहेगा 2019 में बहुत बड़ी फ्लड हुई, बहुत बड़ी बारिश हुई।
अच्छा, कहाँ पे? सभी जगह पर, महाराष्ट्र में सभी जगह पर, बेसिकली कोकण, पुणे, पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत बड़ी बारिश हुई। अच्छा, लोग आने को भी डर रहे थे, लेकिन हमने सोचा, हाँ। हमने एक बार मिशन छेड़ा है राइट, तो नो कॉम्प्रोमाइज। जी जी, जिसको आना है वो आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। और वो 24, 25, 26 की जो कॉन्फ्रेंस दापोली में बनी, वहां हमने, हमारे पास स्पीकर भी नहीं थे, हर एक को बोलने का मौका दिया था, और अलग अलग एनजीओ ने अपना अपना काम दिया। उससे लोग इतना चौकन्ना हुए कि अरे मैं सोशल वर्क करता, ये बहुत छोटा है। हाँ। दुनिया इतने अलग अलग लाइन पर काम कर रही है, और इसको कंबाइन करने का एक वहां हमें एक बहुत मौका अच्छा मिला। टर्निंग पॉइंट, दापोली कॉन्फ्रेंस हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, सो दैट इज योर मेट्रिक फॉर सक्सेस। ये सक्सेस। और उसी कॉन्फ्रेंस की एक खासियत में बोलता, वहां हमें हॉल के लिए स्पॉन्सरशिप मिली थी, अच्छा। यानी हॉल अवेलेबल करेंगे, लेकिन बाकी खर्चे आपको करना है, रहने खाने का इधर उधर करना है। हाँ। तो उस वक्त में हमने 3,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन रखे थे। अच्छा, 1000 रुपीज पर डे का कॉन्ट्रीब्यूशन से 3,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन रखे थे। नियरली 85-90 लोग पैसे दे के आए थे। वाह, तो हमने, आज भी मुझे लोग कहते हैं कि लोगों के जेब से पैसा निकाल के सोशल वर्क करने का आपने एक डायरेक्शन दिया लोगों को। हाँ। नहीं तो बहुत सारा क्या होता है कि कोई ना कोई आमिर आदमी करेगा, स्पॉन्सरशिप करेगा, लोग आएंगे, दावत Right, करेंगे, right. और उससे कुछ बदलाव होगा। हमने बोला जब तक हम खुद का नहीं लगाते, खुद का Right. नहीं डोनेट करते, तो उसका काम नहीं बनेगा। आज महाराष्ट्र में जाकिर साहब, आप जो ये एनजीओ फॉरम लेके चल रहे हैं, तो महाराष्ट्र के कितने डिस्ट्रिक्ट में आपकी टीम, मतलब आप अभी काम कर रही है? मैं महाराष्ट्र के सभी सोशल वर्कर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। ये अल्लाह का शुक्र है, और ये लोगों की भी एक मेहनत है। और जो मैं कंसेप्ट 15 पॉइंट मिशन एमएमएनएफ का है वो लेकर चला, और जो इश्यूज ही मालूम नहीं थे, बहुत सारे मुसलमानों को माइनॉरिटी राइट डे क्या होता है, हम माइनॉरिटी ये भी मालूम नहीं है, सरकार की योजना क्या मालूम है, वो मालूम देने वाला कोई ना कोई बंदा आता है। और मैंने जो स्टेट लेवल के प्रोग्राम्स, स्टेट लेवल का मैंने दौरे किया 2 साल, 2022 में और 23 में, कोरोना के बाद में। कोरोना के बीच में थोड़ा सा हमारा काम रुक गया, 19-20 कोरोना में गया, लेकिन उसके बाद में हमने 2020 में एक मिनिस्ट्री से फॉलो भी लिया था। उस मीटिंग में मैं कुछ सीखा, और मुझे कोई इसने सिखाया नहीं, मैं खुद सीखते गया। पहले से कि आपने को कोई रहबर नहीं तो आप खुद सीखो। राइट राइट, उसके लिए और खुद सीखने में एक अलग ही, मतलब हाँ। अपना एक पर्सपेक्टिव बन जाता है। और जो भी अपने को मालूम है उसको प्लान, उसको उसके हिसाब से मिशन बनाओ। एक होता है शॉर्ट टर्म मिशन, एक होता है लॉन्ग टर्म मिशन, इसको गोल भी कहेंगे जी। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म भी मेरे मिशन बनाते गया, उससे लोगों को अपील करता रहा। और जो मैंने ये सब सिलसिला किया ना, पहले मेरे राज्य दौरे में मैंने सिर्फ गोंदिया डिस्ट्रिक्ट नहीं गया था। अच्छा, हाँ, एक गोंदिया डिस्ट्रिक्ट बच गया। गोंदिया और गढ़चिरौली मेरे ख्याल से, अच्छा, 2 डिस्ट्रिक्ट में गोंदिया और गढ़चिरौली नहीं गया था। 36 में से 34 डिस्ट्रिक्ट में डेली, यानी कि रोजाना 2 डिस्ट्रिक्ट काम विजिट कर रोज ट्रैवल करते थे, रोज ट्रैवल करके 2 डिस्ट्रिक्ट में घूमा था। और उस करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हमने सोचा कि जो हमारे पास पैसे उसको लेकर निकलो जी। तो आपने अपना खुद का, मतलब इसमें खुद का पैसा लगा के स्टार्टअप किया। फिर लोगों से जो हमारे ग्रुप्स बने थे उसमें से डोनेशन की अपील किया, लोग देते रहे। अच्छा पास है तो लोग देते हैं। और हमने क्या, हमें सिर्फ जरूरत चाहिए थी ना जी। हमें गाड़ी के लिए डीजल 1000 रुपए का रोजाना चाहिए था, हमारे रहने का इंतजाम चाहिए था, और 2 का खाने का नाश्ते का इंतजाम कर रहा जी। तो एक ही बंदे ने हमारा इंतजाम किया था, बोले रोजाना नाश्ते का और खाने का बिल होता है, मुझे भेजो, मैं रोजाना पैसे देता हूँ। अच्छा, आप जाकिर साहब, आप देख रहे हैं इंडिया इज ए ह्यूज कंट्री, बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे कम्युनिटी के साथ में जुड़े हुए हैं। अभी एनजीओ को रन करना इट्स अ बिग चैलेंज, इसके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी यूनिक अपॉर्चुनिटी क्या है और आपके यूनिक चैलेंजेस क्या है एनजीओ को चलाने में? पहले आप चैलेंजेस पे बात कीजिए। देखो, मैं चैलेंजेस की बात करूंगा। देखो, चैलेंजेस की बात करेंगे तो सच्चर समिति का जो रिपोर्ट है जी, और हर पार्टी के नेता पास हमारी कम्युनिटी जाती है ना, या हम भी जाते हैं, तो बोलते हैं कि साहब एजुकेशन में तुम्हारे लोग नहीं आते, एजुकेशन सीखना चाहिए। एजुकेशन देने का इंतजाम है तो सीखेंगे ना जी। तो एजुकेशन देने वाली सिस्टम हमारी कम्युनिटी तक कहाँ तक पहुँचती है जी। उसके लिए पढ़ाई के लिए भी बहुत सारा सोर्सेस लगते हैं। हाँ। उसके गांव के करीब कॉलेज चाहिए, उसको दूर गांव जाना है पढ़ने के लिए तो उसके लिए पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। सब एजुकेशन एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन फैसिलिटी वो हिसाब से देहात तक पहुंची नहीं, देहात तक पहुंची नहीं। और एजुकेशन के लिए फाइनेंस भी जरूरी है जी। तो ओवरऑल हमारे हर फैमिली का, मुस्लिम के या माइनॉरिटीज के हर फैमिली का स्टेटस जब तक ऊपर नहीं आता है, अपलिफ्टमेंट नहीं होता है, तो हमने सोचा कि कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट इज ए वन टाइप ऑफ चैलेंज। ये बड़ा चैलेंज है, राइट, अपलिफ्ट करना। तो अपलिफ्ट करने के साथ में कैसे करेंगे, एक आदमी या एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं काम कर सकते।
तो हमने पहले से ही सोचा था कि हर शहर या हर जिले में सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्था की जुड़ा कमी नहीं है। हाँ। बहुत बहुत संस्था है, जोड़ना हमको लेकिन जरूरी है। उनको जोड़ना जरूरी है। हर एक संस्था के पास एक्सपर्टाइज भी अलग अलग है। जी जी जी। वो अपने अपने संस्था अपने अपने फंड से काम करेंगे। इंडिया इज लाइक अ पूल ऑफ ह्यूज टैलेंट। यस, तो आप अपने लाइक माइंडेड लोगों को जुड़ा के उनके से काम कैसे निकालना है, उनको समाज के लिए कंट्रीब्यूशन करना है, ये सबसे आपने यूनिक चैलेंज बताया। अब इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है और आगे बढ़ने के लिए? अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है साहब। हाँ जैसे कि मैं कहूँगा कि एजुकेशन इज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस है, कारोबार में, तिजारत में लोगों को आगे बढ़ना चाहिए जी। उनको स्केल अप करना चाहिए। हेल्थ के बारे में भी ऐसे इशू है, लीगल के बारे में इश्यूज है जी। हमारे मुसलमानों के वर्क प्रॉपर्टीज है, हाँ बहुत सारे इश्यूज है। स्किलिंग का भी नया नया स्किल का तो बहुत सालों से चल रहा है। राइट एजुकेशन होने के बाद भी 100% इंजीनियर्स को जॉब नहीं लगती है। राइट 100 इंजीनियर्स पास आउट हुए तो 20 ही लोगों को जॉब मिलता है या 30 लोगों को मिलता है। वो परसेंटेज तो उससे भी पढ़े लिखे बेरोजगार भी ज्यादा है। राइट। तो इसमें बहुत सारे टारगेट्स है। तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि इसके पे 50 पॉइंट मिशन बनाए। हाँ, मैं आपका अगला क्वेश्चन मेरा वही था जाकिर भाई, बिकॉज आप जब भी कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो आपका पहला स्टेटमेंट या मिडल स्टेटमेंट ये रहता है कि हमारे पास में 15 कलमी योजना है। तो आप हमको वन बाय वन जो योजना बताइए, उसको थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ दीजिए बस खाली। पहली योजना मैं ये 15 योजना बनाने के पहले एक बेसिक उसके पीछे का ख्वास बोलता हूँ। हाँ जी। ये 15 क्यों है? जब इंडिया में इस अपने भारत देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय बना जी सच्चर कमेटी के बाद में, हाँ तो उसमें सरकार का एक अल्पसंख्यक 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम जबकि पंतप्रधान उन्होंने बनाया, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो वो 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम वो भी हमारे समाज को मालूम नहीं है, नेताओं को मालूम। जी। सिर्फ इलेक्शन के मुद्दे में होता था कि हमने 15 सूत्री बना के समाज को क्लिक कर रहे, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ जी। ये मायने रखते हुए इसका भी लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। तो आपने इसलिए हमने हमारा 15 पॉइंट मिशन बनाया। इस पे रिसर्च करके इस पे आपने research- अपनी 15 कलमी योजना बनाई। नहीं तो हमारे मिशन तो 6-7 ही मिशन है हमारे जी। इसको स्प्लिटिंग करके। अच्छा। जैसे देखो पहले एक ही डॉक्टर सबका इलाज करता था, जी। अभी अलग अलग Specialist मल्टी स्पेशलिटी हो गया जी। तो हमने ये मल्टी स्पेशलिटी सोशल प्रोग्राम इज नथिंग बट 50 पॉइंट मिशन। ये 50 पॉइंट्स कुछ आप बताएं। मैं इसमें बताऊंगा कि हमने इसमें 3 जो है हाँ। इसके सिस्टम ड्राइव करने के लिए मिशन है अच्छा। कि देखो हमें अगर पुणे से मुंबई सफर करना है हाँ तो चाहे हम लोग क्या ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे जी। या चलते जाएंगे, हाँ। या बाइसिकल से जाएंगे, टू व्हीलर से जाएंगे, हाँ। फोर व्हीलर से, ऐसे रास्ते बहुत है ना जी। तो समाज को तरक्की पर ले जाना है तो हमारे पास इसका सिस्टम भी होना चाहिए। राइट। एक इसका सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या सोचा कि हमारे कम्युनिटी को इकट्ठा, हमारी कम्युनिटी कहाँ आती है तो मस्जिद में आती है। जी। चाहे हफ्ता भर वो नमाज को नहीं आएगा लेकिन जुम्मा के दिन आएगा। जी। तो मस्जिद को हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर कहे। कम्युनिटी इसलिए कहे कि हमें सिर्फ मुसलमानों का विकास करना नहीं सही है, और माइनॉरिटीज का विकास करना है और जरूरतमंदों का विकास करना है। इसलिए मस्जिद एक सिस्टम है, एक नोड सेंटर बनेगा हमारा डेवलपमेंट का। अच्छा। वहाँ लोग इकट्ठा होकर अपने सवाल लेके आएंगे, वहाँ से मसले हल हो जाएंगे। Right. तो मस्जिद नबी भी पुरानी इसमें एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ से ये सब जी। चलेगा। और इनको जोड़ने वाला एक तालुका लेवल का एक सेंटर होना चाहिए। हमने उसको अल्पसंख्यक विकास केंद्र, माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर का। अच्छा। ये 2 हमारी सिस्टम डिलीवर करने वाले सिस्टम। अच्छा। और ये दोनों को स्टेट लेवल पर एक जगह लाने के लिए हमने एक डाटा प्लानिंग सेंटर जैसे लाइक हमारा एमएमएनएफ का हेड ऑफिस, ये 3 हमारे सिस्टम है। इसी सिस्टम से सबको 15 कलमी योजना को ड्राइव करते हैं। इस सिस्टम से हमको सबको जाना है। जैसे हम लोग किसी कंपनी में जाएंगे हाँ। तो इन गेट से आउट गेट तक एक सिस्टम होती है, राइट। एक एसओपी होती है, प्रोसेस होती है, एक standard प्रोसेस process होती है। हाँ जी। हमारे समाज को अनऑर्गेनाइज्ड समाज है, इसको हम लोगों को एसओपी में एक सिस्टम में लाना कन्वर्ट है। करना जरूरी है। जब तक हम लोग सिस्टमेटिक काम नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है जी, जी। सिस्टम में लाना। हाँ, क्योंकि अब देखेंगे इंडिया में मैक्सिमम लोग का ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई हमारे पूर्वज ऐसा करते थे तो हम हाँ। भी ऐसे कर रहे हैं। लेकिन आज सिस्टम चेंज हो गया है, आज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, आज प्रोसेसेस चेंज हो गए, तो डेफिनेटली अगर हमको एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से काम करना है तो हमको हमारे एसओपीज बनाना है। एसओपी बनाने के लिए बहुत सारे फायदे, जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हर डिपार्टमेंट के अपने रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, और एक दूसरे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं। तो इसको सिस्टम में लाना जरूरी है। और इससे क्या होता है कि हमारे पास पूरा एक इकोसिस्टम तैयार होता है। तो इकोसिस्टम हमारे लिए आगे जाने के लिए एक डेटा एनालिसिस का भी काम करते हैं। तो एज ऑफ नाउ जाकिर भाई, महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजी फोरम का डेटा आपके पास में क्या अवेलेबल है? कितने ऑर्गेनाइजेशन आपसे जुड़े हुए हैं, कितने लोग आपसे काम कर रहे हैं? देखो ये सब इकोसिस्टम बनाना है ना जी। आज तक तो मैं फक्र से कहूंगा, गर्व से नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी मुसलमानों के पास या हाँ। माइनॉरिटीज के पास
कुछ माइनॉरिटी के पास एनालिसिस और ये सब सिस्टमेटिक काम है। है। एज मैं एग्जांपल दूंगा जैन कम्युनिटी। अच्छा। जैन कम्युनिटी के पास उनका खुद का सिस्टम है, इसका प्लान है। बाकी दीगर कम्युनिटी में नहीं, मुसलमानों में तो बिल्कुल नहीं है जी। अगर कहीं होगा तो आप मुझे बताइए, मैं जरूर उनका वेलकम करूँगा। जाकिर साहब, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि दे आर अवेलेबल इन इंडिया फॉर लेस देन 2%। यस लेकिन जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन है मोर Yes. देन 22%। यस मतलब ये एक आइडियल कम्युनिटी है हमारे सामने एज ए माइनॉरिटी। हम भी माइनॉरिटी में आते हैं, तो हमको उनको फॉलो करना जरूरी है। बिजनेस में बोलो, ऐसे एनजीओ फोरम के थ्रू, तो Yes. आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा कि भी चलो हमको ऐसे काम करना है तो कैसे जोड़ना पड़ेगा? इसी के लिए जो है ना, हमारे 15 में से 3 मिशन तो मैंने बताया सिस्टम है जी। हमें एक सिस्टम से एक अच्छी सिस्टम तैयार करना है, जी। सिस्टम ही काम करेगी जी। कि देखो हर एक कंपनी का हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन का हो, जो फाउंडर है वो रुक गया कि सब रुक गया। बेशक। आज मुझे भी ऐसा ही कहा जाता है कि ये जब तक भागता है जब तक ये चलेगा, इसके भागने के बाद बंद होगा। लेकिन मैं मुझे गारंटी है कि मुझे विजन दिख रहा है कि ये सिस्टम है ना, ये सिस्टम चलती रहेगी, मैं नहीं रहूंगा तो भी चलेगा। डेफिनेटली यही चाह रहा था मैं, हाँ। क्योंकि देखो वी आर लाइक ए ह्यूमन बीइंग। हम आएंगे, अपना प्ले रोल करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन आप जैसे लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, कि भी आपने जैसे राइटली बताया कि मैं रहूं ना रहूं लेकिन सिस्टम चलना है। सिस्टम तो ये आपकी लीडरशिप की फिलॉसफी है। तो आप ये लीडरशिप स्किल आप डेवलप ओवर द पीरियड डेवलप करते गए, सीखते गए और डेवलप करते गए। तो ये आपकी फिलॉसफी, आप अपने कितने ऐसे सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं? अभी हम लोग जो है ना सेकंड लाइन ऑफ लीडर, जैसा मैंने कहा कि अभी हमारा 36 जिलों में रीच है। राइट। और हम लोग, हमारा स्कोप अभी सिर्फ महाराष्ट्र, राइट। हमारा स्कोप बाकी नहीं है, हाँ। सिर्फ महाराष्ट्र जी। और महाराष्ट्र में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पर हम लोग फोकस करने वाले हैं और वहाँ रोल मॉडल हमारा रहेगा। और इसमें जो सामाजिक संस्था की बात आपने की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो नियर अबाउट हम जो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उसका हम लोग रिकॉर्ड रखने में भी थोड़ा सा हमारे से होता ही जी। क्योंकि हमारे पास पेड वर्कर नहीं है, सिस्टम नहीं है, ये सब बातें इसके लिए हमने किया है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली मेरा जो नॉलेज है जी, अभी हमारे जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप्स है वो ग्रुप्स में 15,000 से ज्यादा लोग कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। वाह। और एनजीओस का देखा जाएगा तो मोर देन 500 एनजीओस फ्रॉम महाराष्ट्र, आउट ऑफ महाराष्ट्र हमारे से कनेक्टेड है, या हम भी कुछ अच्छे एनजीओ से कनेक्ट है। तो मतलब ये बहुत ह्यूज नंबर हो गया, 15,000 लोग मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से आपके एनजीओ के साथ में जुड़े हुए हैं और मोर देन 500 एनजीओ के साथ में आपके कनेक्शंस है। तो डेफिनेटली ये अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो सकता है जहाँ पे आप एक नॉट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का भी एक मीट रख सकते हैं। यस, रख सकते हैं। ऑलरेडी हमें दिल्ली से भी आए एक कॉल, क्योंकि जब नेशनल लेवल के कोई बड़े एनजीओ के कॉन्फ्रेंस होते हैं बेसिकली मुस्लिम एनजीओस रहे या अदर एनजीओस के रहे, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, जाता हूँ, सुनता हूँ, वहाँ से लेके आता हूँ। तो दिल्ली से एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मजलिस मशवरा, वो ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली में और उनके कॉन्फ्रेंसेस लेती है। अभी कोविड से इसने नहीं लिया, लेकिन उसके 19 में लिया था उन्होंने, उस कॉन्फ्रेंस में मुझे जाने को मिला था। साउथ इंडिया जो कॉन्फ्रेंस में बेंगलोर में होती है जी, उधर भी मुझे जाने को मिला था। जैसे मैंने देखा वहाँ से मैं वो सीखा साउथ हुआ में भी है। काफी एनजीओ काम कर रहे हैं, स्पेशली कर्नाटक है, केरला है, जी। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो मेरा ये कहना था कि भी आप उनसे भी जुड़िए, वहाँ के भी लोगों को Yes, जुड़िए। बिल्कुल हम लोग जुड़े उनसे। तो आप एज अ प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम, ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो आपको फेस करके आगे जाना जरूरी है? देखो सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो हमारा वक्त, तो Time. मेरे लिए भी है जी, और आपके लिए भी, समझो सभी कम्युनिटी के लिए है जी। कि हम लोग कम्युनिटी के लिए वक्त कितना देते हैं, टाइम का कंट्रीब्यूशन कितना टाइम है? का कंट्रीब्यूशन कितना दे रहे हैं। दूसरी बात है कि कुछ काम एक्टिविटी करना है, सादा सिंपली सफर भी करना है जी। तो भी पैसा लगता है। राइट। तो फंड्स एक बड़ा चैलेंज है। फंडिंग सबसे बड़ा चैलेंज। फंडिंग सबसे बड़ा चैलेंज। आज का माहौल जो ऐसा बना हुआ है, विदाउट फंडिंग लाइक यू कांट डू एनी एक्शन। यस यस। तो ये फंड के रिसोर्सेज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप? नहीं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो बोलते हैं ना कि कोलैबोरेटिव अप्रोच से हम लोग करते जी। हैं, और आने वाले हम जो भी कॉन्फ्रेंसेस लेते हैं या दौरा करते हैं उस टाइम कंट्रीब्यूशन मांगते हैं लोगों से। जी, हाँ। जो देगा कुछ बोलते हैं भीख मांग के घूम रहा है, भीख मांग के अपने टूर कर रहा है, तो जो चाहे लोगों को कहे। हमारा मिशन अल्लाह देख रहा है जी, और दिन ब दिन हमारी कामयाबी और हमारी कारगुजारी का अच्छा आउटपुट आता है। देखिए जाकिर साहब, आपको जैसा मालूम है हर काम के लिए मतलब क्रिटिसिज्म करने वाले भी लोग रहते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन आपने जैसा अपना गोल सेट किया हुआ है तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ पे वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। बट मेरा ये कहना है कि भी हाँ, हर लाइफ में हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे ये सब चैलेंजेस लगे हुए हैं, बट यू डोंट मूव फॉरवर्ड विदाउट दिस क्रिटिसिज्म।
आपको ये करना है कि भी आपको किसी अलग मिशन को आगे लेके जाना है। तो सेकंड लाइन ऑफ जनरेशन के बारे में मैं आपको पूछ रहा था, तो आपकी टीम मैंने देखा है, काफी सारा मैंने रिसर्च किया हुआ है आपके टीम के बारे में भी, और मैं भी काफी साल से आपसे जुड़ा हूँ। तो आपके एक आवाज पर काफी लोग जमा होते हैं, जैसे बॉम्बे रहने दो, बॉम्बे तो वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, वहाँ पे टाइम का कंट्रीब्यूशन सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। लेकिन मैंने देखा है, जैसे आपने अंजुमन इस्लामी प्रोग्राम रखा था, बहुत सारे डेलीगेट्स को वहाँ पे बुलाया था, बहुत सारे लोकल लोग भी आए थे, बहुत सारे लोग नवी मुंबई से आए थे। तो ये आपकी लीडरशिप की क्वालिटी बताता है कि हाँ, जाकिर साहब जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन देना, ये एक चैलेंज हो गया। दूसरा आपने बोला फंडिंग का, डेफिनेटली फंडिंग के सोर्सेज आपको और बहुत सारे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एनजीओ चलाने के लिए डेफिनेटली फंडिंग लेती है। तो ऐसे सिस्टम आप महाराष्ट्र में कुछ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट से कुछ आपको फंडिंग मिल सकती है, या कुछ कोई कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जिसका एक सीएसआर का एक सोर्स रहता है जहां से आप उनसे मदद मांग सकते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि आपने कुछ ऐसे अप्रोच किया एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या कुछ प्राइवेट कंपनीज को? मैंने इसमें जो है ना फंडिंग को लेकर एनजीओ का स्टडी भी किया हो जी। कि हर एक एनजीओ सस्टेनेबल कैसी होती है जी। आज जो है कि हजारों एनजीओ है, लेकिन वो करीबन फेल्यूर है, राइट, क्योंकि उनकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है और रेगुलर वर्क नहीं है जी। तो इसका मेन कारण है कि उसके पास पैसे नहीं है। हाँ, तो फंडिंग कहाँ से लाए, इसके लिए हम लोग हमारी मेरे ख्याल से सेकंड कॉन्फ्रेंस है, अच्छा, दूसरी कॉन्फ्रेंस से हम लोग सीएसआर का स्टडी करते हैं, और हमारे हर कॉन्फ्रेंस से सीएसआर वाला एक लेक्चरर रहता है, अच्छा, गाइड करने वाला बंदा रहता है। तो सीएसआर को हमने फोकस किया है, और गवर्नमेंट का जो है गवर्नमेंट फंडिंग, तो एनजीओ को रिकॉग्नाइज होना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट, क्योंकि एक कम्युनिटी के लिए हम लोग काम करते हैं ना। राइट, तो हमारा काम जो है सिर्फ एक रिलीजन के लिए हो रहा है ऐसा नहीं या है। कम्युनिटी के लिए हो रहा है, हाँ, ये आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसके रिकॉर्ड्स बनना चाहिए। हालांकि हमारी मूवमेंट बोल के हमने काम किया जी। अभी 2022 का हमारा रजिस्ट्रेशन है, हाँ। तो वहां से लेके हमारे प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स को हम लोग चलाते रहे। जब हमारा 3 साल का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, उसको बोलते हैं कि कार्य विवरण अहवाल जो बनेगा ना, हाँ। उसके ऊपर फिर आगे इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट एजेंसी से भी बातें हमारी शुरू है जी। कि देखो हर एक गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो एनजीओ को साथ में लेके काम करती है। जी, जी। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, हाँ, ये गवर्नमेंट को सपोर्ट देने वाली जी, संस्था, जी। वो इसका नाम एनजीओ है। राइट। तो हम भी उसी लाइन से हमारा काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हाँ। ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट डेलीगेशंस को बुलाते हैं हम लोग, हाँ, गवर्नमेंट को मैंने बुलाते हैं। देखा है कि काफी सारे प्रोग्राम में मैं भी आपके पार्टिसिपेट हुआ था। मैंने देखा कि हर प्रोग्राम में आपको एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुलाते हैं डेफिनेटली वहाँ पे। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी बुलाते हैं, ताकि बिजनेस केस में हम लोग बुलाते हैं। जी। बिजनेस का भी मिशन की बात रही है, मैं बताऊंगा। हाँ, लेकिन जो नेता लोग हैं, जी, जो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, जो गवर्नमेंट चलाने में बैठते हैं, हाँ। ऐसे लोगों को हम लोग लाते हैं, क्योंकि वही डिसीजन मेकर्स होते हैं। राइट। वैसे लोगों को लाके हमारे काम जो है, हमारे डिमांड जो उनके सामने रखते हैं। आपने जैसे बताया कि भी आपका एक बेसिक पर्पस ये है कि माइनॉरिटी के लिए जितनी भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हो या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम हो, ये अपने लोगों तक पहुंचाना है। तो आप ऐसे स्कीम के लिए मैं ये चाह रहा था आपसे, ये रिक्वेस्ट थी मेरी कि आप हर महीना हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम रखा कीजिए, जहाँ पे आप कोई ऑफिशियल्स को बुला के गवर्नमेंट की जो भी माइनॉरिटी के लिए स्कीम, क्योंकि अभी आप जैसे मालूम है हम लोग का कम्युनिटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम डॉक्यूमेंटेशन में काफी पीछे हैं। डॉक्यूमेंटेशन में कम है। तो ये प्रोग्राम आप ऐसे ऑर्गेनाइज कीजिए, तो इससे आपको काफी इसका भी प्रोग्राम बना है। हाँ। 1-2 मिनट में मैं जी। इसके कामयाबी की स्टोरी आपको थोड़ा बताइए पेश करना प्लीज। चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने ये जब देखा कि समाज को विकास करना है तो पैसा जरूरी है। राइट, तो पैसा कहाँ से आ सकता है? एक तो होता है कि मेरे पर वक्त आएगा तो मेरे रिश्तेदार दोस्त देंगे पैसा, जी। नहीं है तो कौन देगा, तो जमात देगी। हाँ, तीसरा बात है सरकार को हम लोग टैक्स देते जी। हैं, अलग अलग तरह के टैक्सेस देते हैं, तो सरकार भी हमारा जिम्मेदार है। राइट। सरकार से हमें आना चाहिए। हम्म। लेकिन ये योजना लोगों तक क्यों नहीं पहुंची, इसमें एक बहुत बड़ा लैकुना था। हाँ। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से लेकर एंड मुस्लिम तक, हाँ। एंड माइनॉरिटी तक कोई सिस्टम ही नहीं था, अच्छा, नहीं था। जैसे कि मिनिस्ट्री के बाद में आयुक्तालय चाहिए, राइट, आयुक्तालय के बाद में समझो महामंडल है, अल्पसंख्यक आयोग है, वक्फ बोर्ड है, ये सब चीजें। हाँ। उसके बाद में ये सब स्टेट लेवल के हैं, हाँ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर माइनॉरिटी के लिए कोई जिम्मेदार ऑफिसर नहीं है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा गैप था। तो हमने हाँ, आपने ये हमने 3 साल में हमने हाँ। डिमांड्स किए थे Right. कि हर जिले में जिला अल्पसंख्यक विकास कार्यालय होना चाहिए, Right, right. अल्पसंख्यक आयुक्तालय होना चाहिए, हम्म। और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले इंस्टीट्यूट होना चाहिए, जिसको मार्टीए एमआरटीए बोला जाए। हाँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो मेहनत 4 साल में की है, उसके नतीजे ये सब आज अवेलेबल है। और हर जिले में जिला वक्फ अधिकारी भी मौजूद है, हमारा महामंडल का जिला अधिकारी, जिला एक कार्यालय है उसका अधिकारी है, जी। और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी भी आज कार्यान्वित हुआ है, और मार्टी भी शुरू हो रही है।
आप एज अ प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम कौन सा ऐसा डिफिकल्ट डिसीजन आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है? यही बड़ा चैलेंज था कि हाँ। देखो सरकार के लोगों ने बोला कि तुम्हारा पार्टी में पॉलिटिक्स में तुम्हारा क्या वजूद है। हाँ आज मुसलमानों का इतना वजूद ही नहीं है कि वो सरकार से कुछ लाए, लाए लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने बहुत डिमोरलाइज किया जी। कि किसी पार्टी से तुम है, हाँ किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे क्या। हाँ। तो हमने तो नॉन पॉलिटिकल पार्टी है हमारी। जी हमने सोचा कि मैं एक नागरिक हूँ, भारत देश का स्वतंत्र मिला हुआ लोकशाही युक्त संविधान वाले जी। देश का मैं नागरिक हूँ, तो मुझे सरकार से मांगने का हक है। हम्म और हमने उसको तरतीब से मांगा, तरतीब से हमने राइटिंग में मंत्रालय से फॉलो किया, तरतीब से हमने धरने आंदोलन विधानसभा के सामने किए, जी डेलीगेशंस लेके गए मंत्रालय में सेक्रेटरीट के पास। राइट हम लोग ज्यादा पॉलिटिशियन लोगों के साथ में एमएमएल कभी नहीं सामने गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने उनको सिस्टमेटिक समझाया कि ये भाई मेरी डिमांड है, ये मेरी समाज की है, और तुम्हारा भी काम इससे आसान होगा, तुम्हारा भी इसमें क्रेडेंशियल बढ़ेगा। अच्छा जाकिर साहब, अभी आने वाले 5 या 10 साल में आपको क्या लगता है कि एनजीओ के लिए क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं? टू बी वेरी स्पेसिफिक। ये देखो बहुत से चैलेंजेस है ना, सिंपली नाम में है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, अच्छा। ये दोनों की जिम्मेदारी है कि समाज को सुधारना है, समाज के डेवलपमेंट के काम करना है। तो आज गवर्नमेंट में सस्टेनेबल इस बात पर बहुत चर्चा चल रही है। अच्छा। हर एक डिपार्टमेंट जो बोलता है कि सस्टेनेबल गोल मेरे डिपार्टमेंट का क्या है, आप डीप में जाओ, पूरा वर्ल्ड सस्टेनेबल इस वर्ल्ड के पीछे पड़ा है। जी जी तो वही चैलेंज है हाँ। कि हर एनजीओ को सस्टेनेबल होना है, अदर दैन डेवलपमेंट होगी। जी अपॉर्चुनिटी क्या देख रहे हैं 5 से 10 साल के अंदर? 5 से 10 साल के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये जो है कि देखो हर एक कितनी भी पॉपुलेशन रहे, जो भी पॉपुलेशन हर कंट्री की है, मेरे गांव की है, जी। मेरी फैमिली की है, इसको जीना तो है। राइट तो जीने के लिए फूड्स चाहिए, उसको काम करने के लिए काम चाहिए, राइट यानी कि उस काम किए बिना फूड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। खाली कुकड़ बैठ के कौन देगा। राइट ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे हर आदमी के हाथ को काम मिले, अच्छा काम मिले, और जी। कानून के दायरे में वो सब काम करके, तो बहुत बड़ा चैलेंज। जैसे आप अभी बता रहे थे कि भी आपके एनजीओ फोरम के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में मैं ये कहूंगा कि हमारे एनजीओ के जरिए हाँ हम लोग सोच रहे हैं कि हर एक को एजुकेशन मिले, राइट, तो आगे चलकर एक हम लोग हमारी मतलब अंडर प्रिविलेज लोगों तक एजुकेशन हर एक को मिले। हर एक को मिले। आज के आने Basic जिसके education पास मिले कम से कम। आने वाले दिनों में चैलेंज है, जिसके पास पैसा है वही एजुकेटेड होगा, राइट पैसा नहीं है एजुकेटेड नहीं होगा, उनका कौन करेगा। राइट तो हमें हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी रहेगी तो ये हम लोग कर सकते हैं, Right. या फिर जो मार्केट में ऑलरेडी कम्युनिटी की यूनिवर्सिटीज है, हम्म। कम्युनिटी बेस, उनसे हमें टाइप करना पड़ेगा, Right. और उससे हमारा काम निपटना पड़ेगा। और ये एजुकेशन में सब लोगों को एजुकेशन मिली है, हर हाथ को काम मिले, ये जाकिर साहब जैसे और मैं एक जानता हूं- एक ही लाइन में मैं बताऊंगा हम्म। कि सिंपली एक फॉर्मूले से मैं एक लाइन से मेरा वैल्यूएशन आगे समाज का करना चाहूंगा। हाँ। आज हमारे समाज में कितने बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं हाँ और कितने अभाव है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला परसेंटेज हम लोग कम कर पाए तो उससे अलावा और डेवलपमेंट क्या होना चाहिए। बेशक बेशक, जैसे आप जानते हैं कोई भी देश की तरक्की के लिए दो फैक्टर, दो पिलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है उसका एजुकेशन सिस्टम, दूसरा होता है उसका इकोनॉमिक सिस्टम। तो डेफिनेटली एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट। चैलेंजेस के एस्पेक्ट है, मैं आपको बार बार चैलेंजिंग फैक्टर पे बात कर रहा हूँ क्योंकि एनजीओ रन करना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। तो एस्पेक्ट कैसे है इसके भी आपको लगता है कि भी चलो गवर्नमेंट आज न कल हमको हेल्प करेगी, कोई दूसरे एनजीओ के साथ में हमारा टाइप होगा तो वो हमारी उनकी एक्सपर्टाइज शेयर करेंगे, या कोई कंपनी के साथ में हमारा टाइप होगा तो वो हमारे लोगों को जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। आपको एस्पेक्ट्स क्या क्या लगते हैं हमें आने वाले दिनों में? ये देखो बेसिकली एस्पेक्ट्स में जो है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमारे पास, या हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते तो जो ऑलरेडी मैं जैसा कहा ना कि हर गांव में एनजीओ है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको इस्तेमाल करो। राइट क्यों ऐसा कहें कि मेरा ही बनना चाहिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बनना चाहिए। राइट, हमारा पहले से कोलैबोरेट जहां भी आपको एनजीओ नजर आए इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ो। इंफ्रास्ट्रक्चर ढूंढना चाहिए, जी। हर एनजीओ ने दूसरे एनजीओ के साथ में कोलैबोरेटिव अप्रोच रखना चाहिए। फंड्स की तो बात है तो इसके लिए फंड्स के लिए अलग अलग सोर्सेज है, उसको कायम करना चाहिए। ये जैसे कि- जमाना अभी जैसे मैं बता रहा कि इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन, Yes, इट्स not ऑल अबाउट nothing कोलैबोरेशन। like competition. हाँ, तो कोलैबोरेशन से जितना सक्सेस रेशियो हमको मिल सकता है उतना कंपटीशन से मिले। बिल्कुल नहीं मिलेगा। जिस दिन हमारे दिमाग में ये सोच आएगी कि भी मेरे को इससे कंपटीशन कर रहा है तो नहीं। व्हाट ह्यूमन नेचर थिंग्स ना, मेरे को Yes, उसको yes. सामने वाले को कैसे खत्म करना है। Yes, yes. लेकिन कोलैबोरेशन से होता है कि भी मैं अपनी तरफ की और उसकी तरफ की मिलके कैसे कर सकते हैं जहाँ पे हमारे को हमारे देश के लिए देश कंट्रीब्यूशन के लिए contribution। तो डेफिनेटली आपका बिलीव सिस्टम बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन पे है Collaboration। और ये एनजीओ के लिए बहुत जरूरी है और काफी सारे एनजीओ अवेलेबल है। अभी एनजीओ की बात करें तो जाकिर साहब ये एनजीओ चलाने में
आप अपने आप को कितना सफल मान रहे हैं आज एज अ प्रेसिडेंट? देखो मैं खुद को तो है ना सफल ही मानता हूँ, जी क्योंकि मैं क्या कहता हूँ कि जीरो से या माइनस से हमने स्टार्ट किया है। जी आज कुछ पादान हम लोग रोजाना चढ़ते क्या नहीं ऊपर, राइट। वो खुद का खुद वैल्यूएशन करना है, दूसरे के पहले के Feedback। दूसरे फीडबैक से अपने अपना खुद का वैल्यूएशन करना Right। एक गलत फहमी हो जाती है। जी कुछ लोग आपको अच्छा सुझाव देते हैं, कुछ अलग मकसद के, जी जी कुछ लोग इनके आपको बुरा अलग सुझाव होता है। देते हैं, अपनी बदनामी करते हैं, वो अलग मकसद के। जी लेकिन अपना सेल्फ एनालिसिस अपने को करना चाहिए, और मैं ताकि रोजाना सेल्फ एनालिसिस मेरी करता हूँ, और उससे मैं आई एम सेटिस्फाइड। जी जाकिर साहब, मैंने देखा है इस एनजीओ के थ्रू आपने काफी सारे बिजनेस के भी वर्टिकल्स अटैच किए हुए हैं। Yes। जैसे एजुकेशन है, जैसे बिजनेसेस है, तो ये बहुत अच्छा कॉज है, अलग-अलग missions। है आपके लिए। तो अभी मैं ये पूछना चाह रहा था कि भी आप अपना मेंटर किसको मानते हैं? देखो मैं जो मेंटोर मानता हूँ ना, कि 2 सोशल वर्कर्स मैंने मेरे लाइफ में पढ़ा हूँ। एक सोशल वर्कर से तो मैं 1 साल 2 साल में मिलने ही जाता हूँ जी। वो है बेसिकली तुम्हारे सोलापुर से ही है, वो हाँ लेडी है नसीमा हुजूर, अच्छा जो 16वें साल में पैराप्लेजिक होकर हैंडीकैप हो गए। अच्छा। उन्होंने हैंडीकैप के लिए वर्ल्ड लेवल का बहुत बड़ा काम किया। अच्छा तो उनका जो काम करने का तरीका है ना, हाँ। हैंडीकैप होते हुए वो इतना कर सकते हैं, हाँ तो मुझे चलता फिरता वो मैं क्यों नहीं कर सकता? जी जी ये एक पहलू। हाँ दूसरा है कि और एक शख्सियत है, वो जब भारत पाकिस्तान एक था, हाँ अपना देश बटा नहीं था, जबकि एक शख्सियत है अब्दुल सत्तार ईदी, अच्छा वो ये जो सेपरेशन में वो हाँ। पाकिस्तान चले गए, जी लेकिन उधर जाने के बाद भी वो बंदा 4th स्टैंडर्ड पढ़ा था। जी वो पढ़ने के साथ में पढ़ाई भी नहीं है उसके पास, एजुकेशन भी नहीं है, कुछ ना होते उनको सोशल वर्क का एक जज्बा आया, राइट और जो बेवारस जो बोलते हैं ना, लावारिस हाँ। नहीं थे, जो है ना लावारिस डेड बॉडी से Dead उन्होंने bodies। काम शुरू किया, और आज उनका काम सोशल वर्क में बहुत बड़ा है। वर्ल्ड के डिजास्टर मतलब ये तो ऑर्गेनाइजेशन को भी बुलाया जाता है। ये 2 पर्सनालिटीज का आपका ये 2 पर्सनालिटीज का जो डिवोशन है, जी, ये काफी असर किया ये आपने। काफी असर किया। हाँ। इनके 2 बुक्स भी है, जी इनके ऊपर जो ईदी है उनके ऊपर एक केवल मानवतेसाठी एक मराठी मीडियम का किताब है मराठी में, अच्छा पुन्हा से एक प्रकाशन ने ओनली फॉर ह्यूमंस, ओनली फॉर ह्यूमंस, अच्छा वो एक उनका किताब है, और नसीमा हुजूर मैडम का चाकाची कुर्सी नाम का किताब, चाकाची कुर्सी। वो दोनों मराठी में किताबें है। वो किताबें मैंने बहुत बार पढ़ा हूँ, और मेरे घर बहुत में काफी सारे मतलब बहुत लर्निंग पास आपको भी वहां है। से मिली। जब भी मैं बहुत सारा डिप्रेशन में जाता हूँ तो वो किताब सिर्फ सामने लेता हूँ, अच्छा। तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। वेरी गुड। आज हमारे ऑडियंस को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम आपका क्या संदेश है? आपके ऑडियंस को जो मैं कहूँगा कि देखो, बेसिक हम लोग तो कम्युनिटी लेवल कम्युनिटी लेके चल रहे हैं, लेकिन गोल है ह्यूमैनिटी अपलिफ्टमेंट, जी ह्यूमंस का अपलिफ्टमेंट करना है, और अदर देन ह्यूमैनिटी हम लोग हमारे साथ में नहीं है तो हम लोग ये नहीं कर पाएंगे जी और मेरे साथ में दूसरे दीगर भी ह्यूमंस का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए जी। इसलिए जो भी हमें वक्त मिलता है, और मेरा हमेशा हमारे हर प्रोग्राम में आज मेरे बहुत सारे मैसेज में मेरी टैगलाइन है, एक अपीलिंग लाइन है, वो लाइन है रोजाना की इबादत और रोजाना की खिदमत। वाह। जब तक तुम ये नहीं करेंगे, चाहे 10 मिनट की करो, चाहे किसी को एडवाइस हुई भी खिदमत, जी जी जी। वो भी करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, तो फिर आपकी जैसी मक्कारी किसी के पास नहीं। जी, तो आप ऑडियंस को हमारे ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से Yes। जितना कॉज या कंट्रीब्यूशन अपने कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं उतना कीजिए। कीजिए। ऐसा नहीं कि आप फुल टाइम करें या पार्ट टाइम करें, लेकिन जितना बन सके आपसे, वो टाइम का कंट्रीब्यूशन रहने दो या फाइनेंस का कंट्रीब्यूशन रहने दो या ट्रैवलिंग रहने दो या एफर्ट्स रहने दो, आप अपना आउट ऑफ 24 आवर्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम रोजाना 15 से आधा घंटे का भी टाइम लगेगा, तो यू हैव टू बी वेरी सक्सेसफुल इन योर Yes। मिशन फॉर फॉर्मिंग द एनजीओ। Yes। राइट। तो जाकिर साहब, अभी मैं लास्ट राउंड की तरफ आ रहा हूँ, क्विक फायर राउंड। जाकिर साहब, आई रियली थैंक्स यू फॉर योर टाइम कंट्रीब्यूशन फॉर दिस पॉडकास्ट। अभी हम पॉडकास्ट के आखिरी सेशन में जा रहे हैं, जो है क्विक राउंड फायर। इसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन पूछूंगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर दीजिए, तो ऑडियंस के पास भी ये मैसेज जाएगा। आपके एनजीओ का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो हमारा मिशन प्लान। मिशन प्लान। जी। नेक्स्ट, आप अपने मिशन को एक लाइन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो एम्पावरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। एम्पावरमेंट ऑफ द कम्युनिटी, राइट। महाराष्ट्र में सबसे अर्जेंट सोशल इश्यू क्या देख रहे हैं आप आपकी नजर में एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस एनजीओ?
ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी, राइट। आपका प्राइमरी गोल रूरल में है या अर्बन में है? दोनों तरफ है, लेकिन माइनॉरिटीज का देखा जाए तो पॉपुलेशन अर्बन में ज्यादा है। जी, तो आप फंडिंग की जैसे बारे बात कर रहे थे, आपको गवर्नमेंट से फंडिंग की उम्मीद है या कॉर्पोरेट से है या इंडिविजुअल से है? कहाँ से आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ फंडिंग है? प्राइमरी सोर्स जो है वो इंडिविजुअल से ही है ज्यादा। इंडिविजुअल से, हाँ। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर यू? बिगेस्ट चैलेंज ये है कि हमें सेकंड लाइन तैयार करना है, जी, एक नेटवर्क का, यानी कि जिम्मेदार लोगों का नेटवर्क खड़ा करना है, ये बड़ा जो challenge क्वालिफाइड है, जो टाइम का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसके लिए आपको सेकंड लाइन ऑफ हाँ। लीडर्स बनाना है, राइट? एज अ प्रेसिडेंट मोस्ट रिवॉर्डिंग क्या लगता है आपको? मोस्ट रिवार्डिंग ये है कि देखो, कोई भी तंजीम का जो गोल होता है जी, वो एक वन टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन होती है, राइट और राइट रिवॉल्यूशन के लिए हम डेडिकेटेड चाहिए, राइट। और वो डेडिकेशन हम लोग 2018 से देते आ रहे हैं। और कुछ रिवॉल्यूशनर वाली बातें जो है, वो जो मैंने अभी कहा था कि मंत्रालय से एंड यूजर तक, यानी कम्युनिटी के आखिरी हिस्से तक जो सिस्टम बनना चाहिए थे, वो सिस्टम बनाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। आपका आउटरीच लेवल कैसा है, डिजिटल या ग्राउंड पे? दोनों में है, डिजिटल ज्यादा है। हाँ, डिजिटल का कहूंगा तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारे करीबन 70-80 प्लस हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से अलग अलग हाँ। ग्रुप्स को और सेग्रीगेट इसमें करते हुए कौन सा इफेक्टिव है, डिजिटल या नहीं, दोनों काम करता है। सिर्फ ग्राउंड डिजिटल लेवल का? सिर्फ डिजिटल से काम नहीं बनता है जब तक हम लोग ग्राउंड पे लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, पर्सनली विजुलाइज नहीं करते, जब तक लोग यकीन नहीं रखते। ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा आपका फेवरेट डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में काम करने के लिए? ये बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन मैं कहूंगा ना तो हाँ। मुझे पसंद है मुंबई में ज्यादा काम करना। अच्छा, उसके पीछे एक कॉज भी है कि पूरे महाराष्ट्र के मुंबई अलावा जो पॉपुलेशन है, उतनी पॉपुलेशन सिर्फ मुंबई रीजन मुंबई में है। की है जी। इसलिए मुंबई में हमें ट्रैवलिंग कम होता है और एक जगह से काम ज्यादा अच्छा होता है। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम, इमीडिएट चेंज क्या लाना चाहते हैं आप? इमीडिएट जो चेंज है ना, कि वो अपने हर एक, जैसा हम लोग बोलते हैं कि सरकार भी आज सस्टेनेबल के पीछे पड़ी है, जी, हर एक कंपनी जो है, कारपोरेट भी सस्टेनेबल के पीछे पड़ा है, ऐसे हर फैमिली ने सस्टेनेबल होना चाहिए, राइट। क्योंकि वो गैप है हमारे में आज। इसीलिए फाइनेंशियल अवेयर यानी कि लैकुना है, और फाइनेंशियल लैकुना इस सभी ग्रोथ को यानी कि डिस्करेज करता है। अभी मैं आपसे जो क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने उसका कई मर्तबा जवाब दिया है, फिर से एक मर्तबा मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप कोलैबोरेशन मॉडल पे बिलीव करते हैं या इंडिपेंडेंट एक्शन पे बिलीव करते हैं? नहीं, कोलैबोरेटिव मॉडल पे बिलीव करते हैं। सक्सेस के रेट ज्यादा है वहाँ Success पे, rate और ज्यादा लोग है। जुड़ते हैं वहाँ लोग पे, जुड़ते राइट। जैसे आप फ्यूचर महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम देख रहे हैं, ऑप्टिमिज्म और चैलेंजेस, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी क्या है आप इसके थ्रू? आशावादी, देखो अभी जो हालात जो चल रहे हैं ना, इसमें लोगों की जरूरत ज्यादा है। जी, लोगों को सबसे पहले नॉलेज चाहिए, राइट तो नॉलेज देने में हम लोग कामयाब हो गए ना, जी, तो भी वो खुद ब खुद कम्युनिटी ऊपर जाएगी। राइट राइट। वन वर्ड और वन स्टेटमेंट अबाउट योर टीम। डेडिकेशन से अपने जो खिदमत की कमिटमेंट है उसको लेके चलना चाहिए। यही मैं मैसेज दूंगा मेरे जो सभी साथी है या सभी सोशल वर्कर के लिए। मैं ये कहूंगा कि कोलैबोरेशन तो होना ही जरूरी है, लेकिन जब तक आप अपना रोजाना का डेडिकेटेड काम नहीं करते, जब तक मिशन कामयाब होना मुश्किल है। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र एनजीओ फोरम, व्हाट इज वन बेस्ट एडवाइस यू रिसीव फ्रॉम द पीपल? जो मैंने लोगों से सुना है, लोगों से सीख रहा हूँ कि उनको हम लोग अगर सेटिस्फाइड कर पाए, पहली बात होती है कि हमारी सोच उनकी सोच मैच होना चाहिए, जरूरी। हाँ, बाद में उनकी जरूरतें पूरी होना चाहिए। बहुत सारे लोग खुद की जरूरतों के लिए हमारे साथ में जुड़ते हैं और कम्युनिटी लेवल पर थोड़ा सा कम रहता है जी। और कम्युनिटी में भी हमें कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर लाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने एनजीओ को 5 साल में किधर देखना चाह रहे हैं? व्हाट वुड बी योर विजन फॉर नेक्स्ट 5 years फॉर योर एनजीओ? मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने शुरू किया है। हमारा हर व्यक्ति से चाहे माइनॉरिटी हो या ओपन कम्युनिटी हो, उसको गवर्नमेंट के फायदे कैसे मिलना, इसके लिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जी। बैकएंड में उसका डेटा भी आएगा, एनालिसिस भी आएंगी। एक टाइप ऑफ हम लोग एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हम लोग बनना चाहते हैं। और अभी मैं कहूंगा और आपके जरिए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी 13 अगस्त को हमारा एक MMNF का एक स्टेट लेवल का प्रोग्राम वनडे का मुंबई में होने जा रहा है। अच्छा, तो उसमें हम लोग इंस्टीट्यूट फॉर माइनॉरिटीज, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंस नाम का एक हम लोग इंस्टीट्यूट का आगाज करने जा रहे हैं, वेरी गुड। ताकि हम लोग समाज के मसलों को समझ सके,
उसके ऊपर रिसर्च कर सके, उसके ऊपर एक इकोसिस्टम मिशन प्लान बनाकर एक्शन प्लान से लोगों को जोड़े। जैसा आपने ये राइटली बताया कि भी 13 अगस्त को आप मुंबई में एक बहुत बड़ा विकास परिषद लेने जा रहे हैं, और मैंने वो इनविटेशन भी देखा है। काफी आजी माजी आमदार खासदार महाराष्ट्र के काफी सारे एजुकेशन फील्ड के लोग को आपने वहां पे इनवाइट किया हुआ है। तो इतने सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना आपको कैसे लगता है? इसे तो चैलेंजिंग काम मुझे पहले लगता था, अच्छा। लेकिन मुझे अभी हर 6 महीने में मैं कोई ना कोई एक्टिविटी बड़ी स्टेट लेवल की करता हूँ। तो अभी मेरे लिए है ना 15 दिन मेरे हाथ में रहे ना, यानी कि 2-3 हफ्ते में मैं ये सब मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करता हूँ, और पीछे भी कामयाबी हुई है। जी जाकिर साहब, मैं देखता हूँ कॉन्फिडेंस है आप कितना घूमते हैं, आपका नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है, बट आपकी सेहत भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी टीम को भी कुछ काम डेडिकेट कीजिए, और ये एक कारवां बनता जाएगा और ये मिशन को कामयाब करेंगे। अभी आप जैसे बता रहे थे कि 13 अगस्त को जो बॉम्बे में मीटिंग होने वाली है, उसकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है? उसकी तैयारी बहुत सारी हमारी तैयारी, यानी कि स्पीकर्स फाइनल हो गए, डेलीगेशन कौन आना है, गेस्ट फाइनल हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को इन्विटेशन भी दे चुके हैं, और ऑलरेडी इस प्रोग्राम के लिए हमको 250 लोगों का एक हमने हॉल, एसी हॉल बुक किया है, और 250 लोगों की हमें जरूरत है वहां पर। तो ऑलरेडी करीबन 50 से ज्यादा लोगों के कमिटमेंट भी आए और रजिस्ट्रेशन भी आए। वन लास्ट मैसेज टू ऑल एनजीओज इन इंडिया। लास्ट मैसेज आपका एनजीओ के लिए क्या रहेगा, पूरे इंडिया में जो कर रहे हैं? देखो, मैं सभी एनजीओज के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग, हमारी तरक्की तो जरूरी है, हमारी तरक्की के बिना हमारा समाज आगे नहीं आएगा, और हर समाज को तरक्की पर लाए बिना देश की तरक्की नहीं होगी। राइट। तो देश की तरक्की ये हमारा आखिरी मिशन होना चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट वी वांट। एवरी इंडियन शुड कंट्रीब्यूट व्हाटएवर बेस्ट व्हाट वी हैव टू डेवलप आवर कंट्री। एंड मेरा भी सपना यही है जाकिर साहब की, भाई एज ए बिजनेस कोच मैं अपने इंडिया को, अपने भारत को पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर हाउस बनाना चाहता हूं, और इसके लिए मेरी भी सलाहियत जो है मैं यूज करना चाहता हूं। तो डेफिनेटली आपके साथ में भी कुछ अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट करें, जितना पॉसिबल मेरे लिए हो सकता है मैं आपके लिए करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जाकिर साहब, आपने टाइम दिया। यहाँ पे आज ये पॉडकास्ट हम पुणे में शूट कर रहे हैं, और जाकिर साहब ने भी काफी वक्त दिया इस पॉडकास्ट के लिए। मैं फिर से अपने ऑडियंस की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजी फोरम के प्रेसिडेंट जाकिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और ये होप पे ये पॉडकास्ट में एंड करना चाह रहा हूं कि भी आगे भी जाकिर साहब ऐसे बहुत सारे काम करते जाएंगे कम्युनिटी के लिए, और कम्युनिटी के लिए एक ये मसीहा बनकर ऊपर आएंगे, इसी में उम्मीद करता हूं। थैंक यू वेरी मच जाकिर साहब, नमस्कार। शुक्रिया। मैं आखिरी में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि शेख यासीन सर ने आज जो मौका दिया उसके लिए उनका शुक्रिया, और ये शेख यासीन भाई जो एक पॉडकास्ट का चैनल बना है, उस चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करें, बार बार देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारा वीडियो पहुंचाए, ताकि कम्युनिटी में अच्छे सोशल वर्कर्स बढ़ना चाहिए, और ये ऐसे वीडियो देखेंगे तो ये सोशल वर्कर्स की टीम बढ़ सकती है, और देश तरक्की पर जाने के लिए एक छोटा सा मदद हो सकती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।